हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल के लेक्चर में जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये विभिन्न प्रतिरोधों में जो है शक्ति क्षय का फॉर्मूला था, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ तक। इसके बाद आज हम लोग 4 थ्योरम को पढ़ेंगे। ये थ्योरम हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इस चारों थ्योरम का बहुत ही अधिकता से उपयोग किया जाता है। पूरे मशीन, पूरे पावर सिस्टम सब में ये 4 थ्योरम जो है बहुत ही उपयोगी होते हैं। अतः ये चारों थ्योरम को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी से हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चलता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम को देखने से पहले कुछ फॉर्मूले और कुछ थ्योरी, जिसमें पहला थ्योरी है एक आदर्श वोल्टेज स्रोत। तो एक आदर्श वोल्टेज स्रोत वोल्टेज का वह स्रोत होता है जिसकी वोल्टता हर परिस्थिति में स्थिर रहे, अर्थात उसकी वोल्टता में परिवर्तन न हो। वोल्टेज स्रोत को निम्न चित्र से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा आपका वोल्टेज स्रोत का साइन। ये आदर्श वोल्टेज स्रोत होता है जब इसका RI इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना हो, 0 हो। इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत को तब आदर्श कहा जाता है जब जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। इसके बाद जो है आदर्श धारा स्रोत। एक आदर्श धारा स्रोत में हर परिस्थिति में धारा का मान स्थिर रहता है। एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श धारा स्रोत में एक आदर्श धारा स्रोत को निम्न संकेत से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा आदर्श धारा स्रोत का साइन। इसको आदर्श धारा स्रोत कहते हैं जब RI का मान इनफाइनाइट हो। इसमें धारा का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो वोल्टेज स्रोत होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके श्रेणी में जुड़ा होता है, और ये धारा स्रोत जो होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है, आदर्श वोल्टेज स्रोत की श्रेणी में एक प्रतिरोध होता है तथा आदर्श धारा स्रोत के समांतर में एक प्रतिरोध होता है। इसके बाद आगे देखते हैं। वास्तविकता में एक आदर्श वोल्टेज स्रोत तथा एक धारा स्रोत को प्राप्त नहीं किया सकता है। अर्थात धारा स्रोत जो आइडियल होता है और वोल्टेज स्रोत जो आइडियल होता है उसको वास्तविकता में प्राप्त नहीं किया सकता है। अतः एक वास्तविक वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध निम्नतम 0 के करीब रहना चाहिए, जबकि एक वास्तविक धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान जितना संभव हो उतना अधिक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो भी आइडियल चीज़ें होती हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसीलिए जब भी हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करेंगे, जिसे वास्तविक चीज़ कहते हैं, उसमें वास्तविक वोल्टेज स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत जो होता है उसी पर बात करेंगे, क्योंकि वास्तविक चीज़ें ही प्रैक्टिकल में आती हैं। तो वास्तविक जो वोल्टेज स्रोत होता है उसका जो है आंतरिक प्रतिरोध 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन 0 के करीब रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही जो वोल्टेज करंट सोर्स होता है उसका जो है आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट तो नहीं होता, लेकिन इनफाइनाइट के करीब या फिर मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद देखिए, एक वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए, ये वोल्टेज स्रोत दिखाया गया है और ये धारा स्रोत है, जिसको इससे कन्वर्ट करके धारा स्रोत बनाया गया है। तो वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में बदलने के लिए वोल्टेज स्रोत के दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। अर्थात ये वोल्टेज स्रोत है, इसको शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, आइए देखते हैं। प्राप्त धारा ही V बराबर IR से धारा ज्ञात कर लेते हैं। इसको जब शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ओम का नियम अप्लाई करेंगे। तो V बराबर IR से जो है I का मान ज्ञात कर लेंगे। मान ज्ञात करके इस साइन में I को रखेंगे, और ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ श्रेणी में लगा हुआ था, इसको पैरेलल में कर लेंगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये वोल्टेज स्रोत इस तरीके से धारा स्रोत में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, I बराबर V/R से I को ज्ञात कर लेते हैं। प्राप्त धारा ही धारा स्रोत की धारा होगी। वोल्टेज स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध को धारा स्रोत के समांतर में जोड़ दें। यही वोल्टेज स्रोत का धारा स्रोत में परिवर्तन है। अर्थात ये I जब हम लोग ज्ञात कर लेंगे और ये RI जो है इसके पैरेलल में जोड़ देंगे, और यहाँ जो वोल्टेज स्रोत था V को I में कन्वर्ट कर लेंगे V बराबर IR से। तो यही हो गया वोल्टेज स्रोत का धारा स्रोत में कन्वर्जन।
अब अगर हमको ये धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद मैं इस फिगर से, ऊपर जो फिगर है इसी से समझा देता हूँ कैसे जो है धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में कन्वर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो है V बराबर IR से V का मान ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में जो लगा हुआ है इसको इसके श्रेणी में लगा देते हैं। हो गया। यही जो है करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का नियम है और यही यहाँ पर थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में बदलने के लिए V बराबर IR से V को ज्ञात करें और धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध RI को V के श्रेणी में जोड़ने पर वोल्टेज स्रोत प्राप्त होगा। हो गया। ये हो गया आपका धारा स्रोत का वोल्टेज स्रोत में कन्वर्जन। इसके बाद जो है हम लोग कुछ थ्योरम देखेंगे, जिसमें पहला थ्योरम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ जो है 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम जो है उनका धारा का नियम कहलाता है, द्वितीय नियम जो है वोल्टेज का नियम कहलाता है। तो आइए पहला नियम देखते हैं, जिसे धारा का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संद बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का VG योग शून्य होता है। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, समेशन I = 0। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है तो कि किरचॉफ के प्रथम नियम को ही करंट लॉ भी कहते हैं, क्योंकि यह नियम धारा से संबंधित है, धारा के लिए होता है। इसी को किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो इसको जो है परिपथ फॉर्म में देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसको कैसे लिखा जाता है यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, ये किसी परिपथ का जो है जंक्शन बिंदु है, इसमें विभिन्न धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं वापस भी जा रही हैं, जैसे I1, I2 और I3 ये जंक्शन की तरफ आ रही हैं और I4 और I5 जो है जंक्शन से दूर जा रही हैं। ये संधि है, इसको इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जो है जंक्शन की तरफ जो आने वाली धाराओं का योगफल और जाने वाली धाराओं का योगफल एक दूसरे के बराबर होता है, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का VG योग शून्य होता है। इसको गणितीय रूप में देखिए यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, ये I1, I2 और I3 ये आने वाली धाराएं थी, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर फिगर में, और I4, I5 जो है ये जाने वाली धाराएं थी। तो I1, I2 और I3 जो आने वाली धाराएं उनको हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे और जाने वाली धाराओं को निगेटिव साइन लेंगे। इसको आप अपने सुविधा के अनुसार बदल भी सकते हैं, अर्थात जो है I1, I2 और I3 को माइनस भी ले सकते हैं और I4, I5 को पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, बस ध्यान रखिएगा। अगर हम आने वाली धारा को पॉजिटिव ले रहे हैं तो जाने वाली धारा को निगेटिव लेंगे, अगर जाने वाली धारा को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आने वाली धारा को निगेटिव लेंगे। इस तरीके से आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो I1 + I2 + I3 = I4 + I5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम या करंट लॉ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि हम किरचॉफ के प्रथम नियम को इस तरीके से, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में संध की तरफ आने वाली धाराओं का योग संध से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देखिए, आने वाली धाराओं का योग संध से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो इसमें चिन्ह का निर्धारण के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा को अपनी सुविधा के अनुसार जो कुछ भी ले सकते हैं। अगर आने वाली धारा को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो जाने वाली धारा को निगेटिव लेंगे, अगर जाने वाली धारा को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आने वाली धारा को निगेटिव लेंगे। यही बात यहाँ पर थ्योरी के रूप में लिखी हुई है, समझ सकते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम में यदि संधि की तरफ आ रही धाराओं का चिन्ह धनात्मक लेंगे तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह ऋणात्मक लेंगे, या इसका विपरीत भी ले सकते हैं। इसका विपरीत क्या होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, वही इसका विपरीत हो गया, अर्थात आने वाली धारा माइनस होगी, जाने वाली धारा प्लस होगी, इसका उल्टा। ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। इसके बाद किरचॉफ ने दूसरा नियम दिया था, उसको देखते हैं, जो यहाँ पर है। किरचॉफ का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग शून्य होता है।
देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, देखिए धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल और उसी परिपथ में लगे ईएमएफ सोर्स, उसी परिपथ में लगे ईएमएफ सोर्स का जो है बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको जो है, ये रहा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किरचॉफ के द्वितीय नियम का। इसको समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई एम इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस नियम को हम लोग थ्योरी में इतना ही लिख सकते हैं। इसको हम लोग जब इसका प्रश्न सॉल्व करेंगे, अर्थात आंकिक उदाहरण सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस नियम का अर्थ क्या है। फिलहाल अभी थ्योरी के रूप में हम लोग इतना ही समझेंगे। इसके बाद जो है अगला है अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इन चारों थ्योरम्स में से कोई ना कोई एक थ्योरम या दो थ्योरम आपकी परीक्षा में जरूर आ जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे से परीक्षा में लिखिएगा। देखिए, अध्यारोपण प्रमेय सुपरपोजिशन थ्योरम, यदि किसी जटिल विद्युत परिपथ में एक से अधिक धारा स्रोत या विद्युत वाहक बल लगे हों जो एक साथ कार्य कर रहे हों, तो परिपथ की विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धारा का मान शाखाओं में अलग अलग स्रोतों से भेजी गई धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। ये रहा इसका थ्योरी, और इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये इवन स्रोत है, इस नियम में पहले बताया जा चुका है, दो या दो से अधिक जो है धारा स्रोत या फिर बोलता स्रोत लगे हैं, वहीं पर अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन थ्योरम लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ E1 और E2 दो सोर्स हैं, तो इसमें हम लोग अध्यारोपण प्रमेय लगा के देखेंगे। तो अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार क्या होता है, यदि हम पहले एक समय में एक ही ईएमएफ को एक्टिवेट करेंगे, दूसरे को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो मान लेते हैं हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो डीएक्टिवेट करते समय दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर वोल्टेज स्रोत है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं यहाँ पर, और धारा स्रोत है तो उसको ओपन कर देते हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स है, इसको जब डीएक्टिवेट करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसे इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इस ईएमएफ सोर्स द्वारा मानते हैं यहाँ से I1 धारा गई इस ब्रांच में, तो यहाँ भी I1 ही रहेगी। इसी से जो है E1 से ही इसमें धारा गई I1 डैश, और इससे इधर गया कितना I1 डबल डैश इस सोर्स से। ठीक, अब सब ब्रांच में इस सोर्स का जो है करंट निकल गया है। अब इसको डीएक्टिवेट करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। जब इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये अपनी धारा इधर भेजेगी, इधर भेजेगी, तो मान लेते हैं इसके द्वारा जो है इस ब्रांच में जो है I2 धारा भेजी गई, फिर यही ब्रांच I2 धारा इस ब्रांच में भी रहेगी, और जब इस ब्रांच में आएगी तो यहाँ दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, एक I2 डैश हो जाएगा, एक I2 डबल डैश हो जाएगा। तो इस सोर्स द्वारा I2 डबल डैश इस ब्रांच में भेजा गया और I2 डैश इस ब्रांच में भेजा गया। अब अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार इस शाखा में जो है I1 I2 डैश, इस शाखा में जो है I1 डबल डैश और I2, और इस शाखा में I1 डैश और I2 डैश, इसका बीजीय योग ही इन शाखाओं में करंट फ्लो करेगी। देखिए, ए बी शाखा में जो धारा फ्लो करेगी वो क्या होगी, पहला तो I1 और I2 डबल डैश, इसका जो है बीजीय योग यहाँ पर देखिए I1 और I2 डैश का बीजीय योग। इसके बाद BC शाखा में जो फ्लो करेगी, BC शाखा क्या है, इसमें I2 धारा फ्लो हो रही है और I1 डबल डैश, तो इसका जो है अंतर फ्लो करेगी। ये जो है साइन, जो इस टाइप का साइन दिखाया गया, इसका मतलब है कि अगर ये बड़ा होगा तो इसको पहले लिख लेंगे, अगर ये बड़ा होगा तो इसको पहले लिख लेंगे। इसी प्रकार इसमें भी। और BE शाखा में देखिए, BE शाखा में दोनों ही सोर्स द्वारा भेजी गई धारा का दिशा एक ही है, ये भी ऊपर से नीचे भेज रहा है और ये भी ऊपर से नीचे भेज रहा है, तो दोनों का योग हो जाएगा। यहाँ पर योग कर दिया, यही सुपरपोजिशन थ्योरम है। इसके बाद जो है सुपरपोजिशन थ्योरम खत्म होता है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल अभी आगे क्लास में लगाएंगे। अगला थ्योरम हम देखते हैं, अगला थ्योरम है थेवेनिन प्रमेय, जिसको थेवेनिन थ्योरम कहते हैं। इसको आइए समझते हैं। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार क्या है, थेवेनिन प्रमेय का उपयोग ऐसे परिपथ को हल करने में किया जाता है जिसमें लोड प्रतिरोध, जिसमें धारा का मान ज्ञात करना हो, पर्वतीय प्रकार का हो। अर्थात थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग उन परिपथों को सॉल्व करने के लिए किया जाता है जहां पर लोड प्रतिरोध का मान कंटिन्यूअस बदल रहा हो, कभी 1 ओम है तो कभी 2 ओम, कभी 20 ओम, कभी 30 ओम, इस टाइप का बदल रहा हो, तो वहाँ हम लोग थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग करके परिपथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो आइए देखते हैं इस प्रमेय के अनुसार क्या कहा गया है। इस प्रमेय के अनुसार किसी जटिल विद्युत परिपथ जिसमें एक से अधिक वोल्टेज स्रोत अथवा धारा स्रोत लगे हों को एक ऐसे तुल्य परिपथ में बदला जा सकता है जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत हो तथा उसकी श्रेणी में एक प्रतिरोध जुड़ा हो। इस प्राप्त वोल्टता को थेवेनिन वोल्टता VTH तथा इसके श्रेणी में जुड़े प्रतिरोध को थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध RTH और इस प्रतिरोध की एक्रॉस थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करते हैं। जिस प्रतिरोध की एक्रॉस थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करते हैं उसे लोड प्रतिरोध RL कहते हैं। आइए दोस्तों इसको भी परिपथ से समझ लेते हैं, इसके कहने का क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, थेवेनिन प्रमेय अप्लाई करने का कुछ स्टेप्स होता है, उसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कैसे थेवेनिन प्रमेय अप्लाई किया जाता है। ये परिपथ दिखाया गया है, मान लेते हैं हमको जो है थेवेनिन प्रमेय इसमें अप्लाई करना है या RL के क्रॉस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, RL को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और इसको ओपन सर्किट करके इस टाइप का बना लेंगे फिगर को। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यही पहला स्टेप है। अस्थायी रूप से RL को हटा लेंगे, RL हट गया। अब जो है दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, द्वितीय स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, द्वितीय स्टेप में खुले परिपथ जहाँ पर लोड जुड़ा था वहाँ पर वोल्टेज ज्ञात कर लेते हैं, यही वोल्टेज VTH होगा। देखिए दोस्तों अब ये ओपन सर्किट हो गया है, तो इसको वोल्टेज हम लोग कैसे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों ये 40 ओम और ये 20 ओम श्रेणी में है, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी कितना, यहाँ पर निकाला गया है। तो 120/40 + 20 यानी 2 एम्पियर की धारा फ्लो होगी। और 2 एम्पियर की धारा फ्लो होने के कारण ये 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस ड्रॉप कितना आएगा, यहाँ पर देखिए ड्रॉप हम लोग निकालना जानते हैं, 2 × 20 इसको 40 वोल्ट ड्रॉप आया। क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है तो यही जो वोल्टेज यहाँ पर आया है 40 वोल्ट, यही यहाँ पर भी मिलेगा जो VTH होगा। तो हमें VTH मिल गया है। इसके बाद RTH ज्ञात करते हैं। RTH ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस परिपथ में जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, अगर ये वोल्टेज स्रोत है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर ये करंट सोर्स है तो इसको जो है हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज स्रोत है तो हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट कर दिए तो सर्किट इस टाइप का बन जाएगा। सर्किट इस टाइप का बनेगा तो जो है यहाँ पर ये मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है AB, इसके क्रॉस हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस निकालना हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये 40 ओम और ये 20 ओम जो है पैरेलल में हो जाएगा, इसके सीरीज में ये 60 ओम का हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 220/3। इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या, तीसरा स्टेप है। इसमें क्या करते हैं, VTH तथा RTH की मदद से थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाते हैं। देखिए दोस्तों जो थेवेनिन का प्रमेय था उसमें क्या था, जटिल परिपथ को ऐसे परिपथ में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें केवल एक वोल्टेज स्रोत हो और उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा हो। तो उसी के अनुसार यहाँ पर देखिए एक वोल्टेज स्रोत मिल गया हमको, उसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस मिल गया, इसको हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। ये हमारा थेवेनिन सर्किट हो गया। अब हमको RL में धारा निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हैं, वो RL को हम लोग लगा देते हैं फिर से। देखिए दोस्तों यहाँ पर RL हम लोग लगा दिए फिर से, यहाँ A पॉइंट था, यहाँ B पॉइंट था, A B, तो RL को हम लोग लगा दिए हैं। अब जो है RL में धारा जो प्रवाहित होगी उसको आसानी से ज्ञात किया सकता है क्योंकि परिपथ छोटा हो चुका है। तो RL में प्रवाहित धारा को हम लोग IL से लिखते हैं। तो IL का मान क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL बराबर VTH/RTH + RL। इससे हम लोग IL निकाल सकते हैं और सारी कैलकुलेशन इस पर कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल ही लिए हैं, इसके बाद इसमें पावर लॉस भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से थेवेनिन प्रमेय की सहायता से हम लोग किसी सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट थ्योरम आता है नॉर्टन थ्योरम। देखिए दोस्तों नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम एक दूसरे के लगभग बराबर ही होती हैं, कुछ अंतर है। यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज थ्योरम में हम लोग क्या किए थे कि पूरे सर्किट को एक EMF जिसमें एक ही EMF था और एक रेजिस्टेंस था उसमें कन्वर्ट किए थे, और ये
नॉर्टन प्रमेय जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्टन प्रमेय में हम लोग करते हैं कि पूरे सर्किट को एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। करंट सोर्स क्या होता है पढ़ चुके हैं। करंट सोर्स में कन्वर्ट करके उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है, उस पूरे परिपथ को क्या कहते हैं, नॉर्टन परिपथ कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखते हैं इस प्रमेय के अनुसार। इस प्रमेय के अनुसार किसी जटिल परिपथ जिसमें कई प्रतिरोध एवं पावर स्रोत एक साथ लगे हों को एक ऐसे तुल्य परिपथ में बदल सकते हैं जिसमें केवल एक धारा स्रोत हो तथा उसके समांतर में एक प्रतिरोध हो को नॉर्टन परिपथ कहते हैं। इस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को नॉर्टन प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों, जो थेवेनिन वोल्टेज था उसमें जो है पूरे परिपथ को हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किए थे, और नॉर्टन प्रमेय में हम लोग पूरे सर्किट को जो है क्या करेंगे, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके स्टेप्स कुछ हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर सर्किट के माध्यम से हम लोग इन स्टेप्स को समझेंगे। नॉर्टन प्रमेय प्रयोग करने के कुछ स्टेप्स। पहला स्टेप्स है, नॉर्टन प्रमेय को प्रयोग करते समय सबसे पहले जिस प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी हो उसे अस्थायी रूप से हटा देते हैं और उन बिंदुओं को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हम लोग ए और बी के क्रॉस नॉर्टन प्रमेय लगाना है, तो सबसे पहले इसको आरएल को अस्थायी रूप से हटा देते हैं। हटा के सर्किट देखिए किस टाइप का मिलेगा, हमें यहाँ पर दिया हुआ है इस टाइप का मिलेगा, और ए और बी पॉइंट को सटा दें। यही हमारा पहला स्टेप था। अब शॉर्ट किए गए तार में धारा ज्ञात करें। इस धारा को IN या ISC कहते हैं। अब हम लोग किरचॉफ का नियम या वोल्टेज डिवीजन का नियम या करंट डिस्ट्रीब्यूशन के नियम से इसमें करंट निकाल लेंगे। यही धारा क्या होगी, IN, जिसे नॉर्टन करंट कहते हैं, या ISC से डिनोट करते हैं नॉर्टन करंट को। ठीक, यहाँ पर करंट निकाल लेंगे। अब तीसरा स्टेप क्या है, सभी स्रोतों को यदि वह वोल्टेज स्रोत है तो उसे शॉर्ट करते हैं, और यदि वह धारा स्रोत है तो उसे ओपन कर देते हैं। तो हमारे सर्किट में क्या है, वोल्टेज स्रोत है, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे और ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसी रेजिस्टेंस को RN कहते हैं, जिसे नॉर्टन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जो है इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, थेवेनिन प्रमेय में हम इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते थे, इसमें क्या करेंगे, समांतर में लगाएंगे। यही पर यहाँ पर लिखा हुआ समांतर में लगाएंगे तो ये नॉर्टन सर्किट हमको प्राप्त हो जाएगा। और देखिए ये ए बी पॉइंट वही पॉइंट है जहाँ से हम लोग अस्थायी रूप से रेजिस्टेंस को हटाए थे। अब इसमें करंट जब प्राप्त हो गया IN या फिर ISC, तो अब हम जो अस्थायी रूप से लोड प्रतिरोध को हटाए थे उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ के करंट डिवीजन रूल से हम लोग इसमें IL में जो है धारा निकाल लेंगे। तो करंट डिवीजन रूल से IL में धारा कैसे निकालेंगे, तो IL बराबर था ISC टोटल धारा, हमको करंट इसमें चाहिए तो इसका मान रखेंगे यहाँ पर ऊपर में, और दोनों रेजिस्टेंस का योगफल कर देंगे। तो इस तरीके से नॉर्टन प्रमेय की सहायता से जो है हम लोग लोड प्रतिरोध में धारा निकाल सकते हैं, और धारा निकल गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हैं, और करंट तो निकला ही है, पावर लॉस भी निकाल ही सकते हैं। इस तरीके से नॉर्टन प्रमेय की सहायता से जो है सर्किट को सॉल्व किया जाता है। नॉर्टन प्रमेय और जो है थेवेनिन प्रमेय में बहुत ही मामूली अंतर है। नॉर्टन प्रमेय में हम पूरे सर्किट को जो है एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, और थेवेनिन वोल्टेज में हम लोग पूरे सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते थे। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट रह गया है जो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।